ये वीडियो है 2024 पीजीटी जिसका भी सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें 60 एचटेट में 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है, तो वो पार्ट हम सोल्व करने वाले हैं। ये इंग्लिश जो पार्ट है वो सारा। तो देखो मेरे लिए हर ऑप्शन पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाऊंगी, वीडियो पॉज करके तुम पढ़ना ये, ठीक है, ऑप्शन पढ़ना और फिर अपने आप से आंसर देने की कोशिश करना कि इसका क्या हो सकता है। उसके बाद फिर मेरा आंसर सुनना कि क्या आंसर है, ठीक है। ऐसे ईजी हो जाएगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं और कौन से पार्ट पर तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। ये इसलिए होता है। तो अब देखो इसके अंदर एनसीईआरटी सबसे पहले सुन लो, इसके अंदर आया क्या हुआ है। जो 2024 वाला पेपर था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले तो आए हैं 10th क्लास के, जो आए हुए हैं टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्लास से आया हुआ है टोटल 1 क्वेश्चन। ये मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ। 9 से 12 क्लास की एनसीईआरटी आपको करनी है। तो 10वीं क्लास है वहाँ से 5 क्वेश्चन आए हैं, 11वीं क्लास से सिर्फ 1 आया है, और जो 12th क्लास है 12वीं क्लास है वहाँ से आए हैं टोटल 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रेशो है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं? टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं। तो इसका मतलब है इसको छोड़ के नहीं जाना, चाहे इससे कितने भी क्वेश्चन आए हुए हों। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं पेडागोजी के। देखो भाई, पेडागोजी अब डोमिनेट करेगी आगे आने वाले पेपर्स में, तो इसको हल्के में लेके मत जाना। इस पेपर 2024 के पेपर में पेडागोजी से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं इंग्लिश पेडागोजी के, ठीक है। लिटरेचर के टोटल आए हुए हैं 6 क्वेश्चन। और ये जो वीडियो है ना, जो टीजीटी के बच्चे हैं और जो पीजीटी, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। देख लेना, एनसीईआरटी के अलावा सब कुछ क्या है तुम्हारे काम का है। अब जो फोनेटिक के क्वेश्चंस है ना वो भी आ रहे हैं, बीच में से इन्होंने बंद कर दिए थे देने, पर अब एक दो क्वेश्चन इसके भी आ रहे हैं। अगला है तुम्हारा पैराग्राफ से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो अनसीन पैसेज दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखे हैं पोइम के क्वेश्चन। तो 8 भी पोइम के आए हुए हैं और 8 ही कॉम्प्रीहेंशन है, मतलब 16 क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं पोइम से। और ये पता है स्कोरिंग होते हैं बिल्कुल ही। चलो बिना देरी के हम अब शुरू करते हैं कि ये है क्या सारा क्वेश्चन। इसमें ट्रांसक्रिप्शन बतानी है, ये है क्यूजीन की। तो इसमें आंसर तुम अब वीडियो पोस्ट करके खुद दो, फिर आंसर सुन लेना क्या है। तो मैं तुम्हें आंसर बताती हूँ क्या है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, क्यूजीन का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1। अब ये जो एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, इट्स जो मैंने तुम्हें अभी बताया था एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है और बुक का नाम है हॉर्नबिल, ठीक है, ये आया हुआ है। और जो चैप्टर है, जिस चैप्टर से आया हुआ है उसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ठीक है। ये जो इन्होंने ये लाइन दे रखी है ना, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस एज बिग एज अ बैटलशिप। तो ये कह रहा है, ये जो लाइन जोनाथन ने दी है, जोनाथन कौन है? जो मेन यहाँ पे बंदा है और इसने सारा जो चैप्टर है वो नरेट भी किया है। 37 साल का, मतलब एक फैमिली गई हुई है ना वहाँ पे, तो मतलब ये फादर है उन बच्चों का, जोनाथन, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये जो ऊपर वाली लाइन इसने बोली है ना, तो ऐसी कौन सी साइट को देख के इसने ये बोल दिया कि जो ये चीज़ मेरे सामने थी ऐसी इतनी बड़ी थी जैसे कि एक बैटलशिप है, ठीक है। तो इसने बोला था इस चीज़ के लिए। 4th है द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द इल एम्स्टरडम, ठीक है। तो 4th यहाँ पे ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये इस एरिया को देख के इसने इसको बैटलशिप बोला था। अब एक चीज़ तुम ध्यान रखना, अब जैसे इसके अंदर ये कोटेशन आ गई है एक हिसाब से चैप्टर की, और इसका मीनिंग तुमसे पूछ लिया गया, मान लो तुम्हें नहीं पता, तो अगर ये तुम्हें नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये किसी को नहीं आ रहा। मैं ऐसे नहीं कह रही कि इसको छोड़ के चले जाओ, पर ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम पेपर पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेन है तुम थोड़ा सा ध्यान रखो, टेक्स्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ग्रामर और लिटरेचर पे थोड़ा सा फोकस करो, और पेडागोजी और एनसीईआरटी पे, ठीक है। एनसीईआरटी की समरी भी कर सकते हो तुम। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी। अब देखो फिर से ये कोटेशन वाला आया हुआ है, और ये आया हुआ है जो 12th क्लास का एनसीईआरटी है ना वहाँ से आया है, और जो बुक है उसका नाम है VISTAS। मैं ये बुक्स के नाम तुम्हें क्यों याद करवाई हूँ, क्योंकि पूछा गया है। और ये जो चैप्टर है ये लिखा किसने था? ये लिखा था हम पर्ल PARSBUCK, पर्ल S बक, इसने लिखा था ये, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, एक
जो चैप्टर है इसके अंदर क्या आ गया था, एक अमेरिकन प्रिजनर आ गया था और ये लोग जापानीज़ थे, ये इसको यहाँ पे रख नहीं सकते थे। अगर तुमने इसकी समरी भी सुनी है ना तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं एक ही चैप्टर के कि सबसे काइंड थिंग हम क्या कर सकते हैं इस प्रिजनर के लिए कि इसको वापस से सी में छोड़ दें, मतलब इसको समुंदर में छोड़ दें। ये बात किसने बोली थी? हाना ने बोली थी। और ये हाना कौन थी? सदाओ की वाइफ थी, ठीक है। तो ये नहीं चाहता था कि हम उस प्रिजनर को छोड़ दें क्योंकि वो मर जाएगा, ये इसका इलाज करना चाहता था सदाओ, पर हाना इसके अगेंस्ट थी क्योंकि अगर किसी को पता चला तो इनको जेल हो जाएगी। अब ये देखो, सोनेट इज़ अ शॉर्ट पोइम ऑफ 40 लाइन। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की एक पोइम होती है। रन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो आयम्बिक पेंटामीटर पे रन करती है, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पे आयम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। बस तुम इतना याद रख लो इसको कि आयम का क्या मतलब होता है। जो 40 लाइन्स की पोएम होती है वो जब भी सोनेट आ जाए तो हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। अगर कभी ये पूछा जाए ना कि सोनेट किस फॉर्म में लिखा जाता है तो हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर इसको टिक करके आना। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आयम का मतलब क्या होता है, तो इसमें एक अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल, फिर अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। अब ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो तुम, ये दोनों ऑप्शन छोड़ो, ये ऊपर वाले ऑप्शन देखो, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है, इसमें पहले अनस्ट्रेस आया है और इसमें पहले स्ट्रेस आया है, ठीक है। तो याद रखना जब भी पूछा जाए आयम का क्या मतलब होता है आयमिक पेंटामीटर में, तो अनस्ट्रेस सिलेबल पहले आएगा। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसे करके 2-3 बार बोलो, तुम्हें याद रह जाएगा। अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ तो ये ऑप्शन पे टिक मत करके आना, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, अनस्ट्रेस सिलेबल फिर स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। माई स्टोरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वॉज ओरिजिनली टाइटल एज। ऑटोबायोग्राफी वो होती है, मान लो मैं राइटर हूँ और मैं खुद के ही, मतलब मैं राइटर नहीं भी हूँ, पर मान लो मैंने खुद की ही स्टोरी खुद लिखी है तो मैंने वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है। पर मैंने तुम्हारी स्टोरी मैंने लिखी है तो वो बायोग्राफी हो जाएगी। ऑटो मतलब खुद, वो होता है ना ऑटो पायलट मोड, मतलब खुद हो जाता है। अब मैंने ऑटो कर दिया तो वो खुद से चलेगा, तो ऐसे याद रख लेना, ऑटो बायोग्राफी मतलब खुद लिख रहा है इंसान, और बायोग्राफी आ जाएगा तो किसी और ने लिखी है। तो अब जो कमला दास है ना, इसने अपनी क्या लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसको इंग्लिश में तो माई स्टोरी कहते हैं, पर जो ओरिजिनल इसका जो टाइटल है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एंते कथा कहते हैं। इसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता रहता है। जो कमला दास हैं वो कौन है? एक मलयाली राइटर हैं जो इंग्लिश के अंदर भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल नेम है कमला। जब इसने शादी कर ली तो इसका नाम हो गया कमला दास, याद रखना। यहाँ पे ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जब कमला दास ने अपना इस्लाम चेंज कर लिया था, मतलब अपना धर्म चेंज कर लिया था, इस्लाम में आ गई थी, तो इसने अपना नाम क्या रखा था? तो नाम रखा था KAMALA SURAYYA। अगर तुमने पीछे वाले PYQ करे ना तो तुम्हारे आगे ज़रूर आया होगा। तो उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक वाई लगा हुआ था, एक्चुअल में इसके स्पेलिंग में 2 वाई आते हैं जब कमला सुरैया लिखा जाता है। पर जब ये मलयाली में लिखती थी ना तो इसका नाम क्या था? माधवीकुट्टी, MADHAVIKUTTY। मलयाली में लिखती थी तब पूछा जाए तो माधवीकुट्टी है, पर इंग्लिश के अंदर पूछा जाए लिखती थी तो किस नाम से लिखती थी? पेन नेम बोला जाता है। अगर ऐसे पूछा जाए कि इंग्लिश में जब लिखती थी तो कमला दास का पेन नेम क्या था? तो कमला दास ही था। पर ये पूछा जाए कि जब मलयाली में लिखती थी तब इसका पेन नेम क्या था? तो तब था माधवीकुट्टी। और जब इस्लाम चेंज हुआ तब क्या नाम था? सुरैया। अब तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें एक साथ बता दी, तुम बस लिख लो। ये हमें तब तक ही अजीब लगती हैं जब तक हम करते नहीं। अब तुम्हें पता चल गया, लिखो, 2-3 बार पढ़ो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ग्रामर का क्वेश्चन है, ही वॉक्स एज इफ डैश आ वुडन लॉग। देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब भी एज इफ से 2 चीज़ें कनेक्ट हो रखी हो ना, ये कंजक्शन है, तो चाहे पहला हमारा प्रेजेंट में है, नेक्स्ट वाला किस में आएगा? हमेशा पास्ट में आएगा, हैड। तो
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ही वॉक्स एज इफ़ ही हैड अ वुडन लेग, ठीक है, वो ऐसे चल रहा था जैसे कि उसकी जो लेग्स हैं वो कैसी है? वुडन की हैं। और जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो इसका मतलब हैड लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं। वो ऐसे चलता है जैसे उसकी लेग वुडन की है, आएगा हैड, याद रख लेना ये वाला, ये पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन। ऑल यू हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। अब ये फिर से कोटेशन वाला आ गया, कह रहा है कि तुम्हें डरना है तो किससे डरना चाहिए? सिर्फ खुद से ही डरना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इज़ अल्यूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर, मतलब ये किस चैप्टर के अंदर है? तो इसका आंसर है डीप वाटर के अंदर है, जिसमें जो विलियम डगलस है उसने अपनी बायोग्राफिकल ऐसे इसके अंदर दिया है, जिसका ये पानी से फियर है वो दिखाया है, ठीक है। तो डीप वाटर है। ऑल यू हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। सबसे ज़्यादा डर किस चैप्टर के अंदर है? एक तो इसके अंदर था सेकंड में और एक है फर्स्ट में। तो यहाँ पे कौन से चैप्टर की बात है? फर्स्ट की। अभी ये जो है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये किसने लिखा था? पर्ल एस बक ने, तुम्हें अभी बताया था। जो एडवेंचर स्टोरी है ये साइंस फिक्शन है, और जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है ना ये खुशवंत सिंह ने लिखी है। ये याद रख लेना, ये आता रहता है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और लिखी किसने है? खुशवंत सिंह ने लिखी है, अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर लिखा है। और ये ट्रू स्टोरी है, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ दिखाई है अपनी ग्रैंड मदर की। अगर पूछा जाए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में किसका जिक्र किया गया है, तो जो क्या बोलते हैं, खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है उनका। आगे हैं फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आते रहते हैं तो ये कर लेना। बगलर डैश एंड स्टोल द ज्वेलरी। तो बगलर को कहते हैं जो इलीगली किसी बिल्डिंग में घुस जाता है। तो ये लोग क्या किया इन लोगों ने, ठीक है। तो ब्रेक इन का मतलब होता है किसी बिल्डिंग में एंटर करना बाय फोर्स। ये जो ब्रेक ऑफ है इसका मतलब होता है सेपरेट हो जाना। नेक्स्ट है ब्रोक डाउन, इसका क्या मतलब होता है? एकदम से कोई भी चीज़ है वो काम करनी जिसने बंद कर ली, जैसे कार ब्रोक डाउन। और दूसरा है ब्रोक डाउन का मतलब होता है इमोशनल ब्रेक डाउन, हम एकदम से फूट पड़ते हैं ना, रोने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो ये वो है। और ब्रेकआउट का मतलब होता है जो एकदम से अचानक से कोई चीज़ फूट पड़े, जैसे कोई महामारी ब्रेकआउट, जैसे कोविड ब्रोक आउट ऐसे करके हो तब आएगा। तो अभी मैंने तुम्हें बताया है कि जो बगलर है वो क्या करते हैं, इलीगली घुस जाते हैं किसी बिल्डिंग में, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग में घुसना का सेंस सिर्फ एक से ही आया है, बगलर्स ब्रोक इन एंड स्टोल द ज्वेलरी, कि बगलर्स घुसे और उन्होंने क्या कर दिया? ज्वेलरी को स्टोल कर लिया, चुरा लिया। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्रॉनिकल द इवेंट्स इन लाइफ ऑफ। ये जो डायरी ऑफ यंग गर्ल है ना, इसके अंदर जो एने हम नाम बोलते रहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे इसका पूरा नाम पूछा गया है कि क्या है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये इसका सही नाम है एनलिस मैरी फ्रैंक, ये नाम है इसका, जिसको हम एनी बोलते रहते हैं, ठीक है। ये जो 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना, उसके अंदर ये चैप्टर है, जिसके अंदर ये लड़की क्या करती रहती थी? हमेशा अपनी डायरी लिखती रहती थी, और वो बाद में छप गई और ये हम बुक में उसको पढ़ते हैं। What is the original title of the story The Necklace by Guy de Maupassant? तो ये क्या है, ओरिजिनल टाइटल क्या है? ये जो हमारा चैप्टर है द नेकलेस, और लिखा किसने था? गाय दे मोपसेंट। तो ये जो है 10th क्लास में है सबसे पहले तो, और वो कौन सी बुक के अंदर है? फुटप्रिंट्स। 10th क्लास की बुक का नाम याद रख लो, फुटप्रिंट्स विदाउट WITHOUT विदाउट फीट FEET, ठीक है। और ये है सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसके अंदर है ये। तो ये इसका ओरिजिनल टाइटल है क्या? तो ऑप्शन यहाँ पे है दूसरा, ला परू, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल टाइटल है। बस तुम इसको याद रख लो कि कभी ये रिपीट हो तो तुम्हें दिक्कत ना हो। ये पोएम के क्वेश्चन है 101 से लेके 108 तक, मैं इसमें नहीं बना रही तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो 10 अब क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिकल माई नोस्ट्रिल। कह रहे हैं कि जो मेल्टेड बटर की जो खुशबू है, स्मेल है, वो क्या कर रही है? मेरे नोस्ट्रिल होते हैं जो हमारे नाक के सुराख होते हैं ना, उसको बोला जाता है।
तो उसको टिकल कर रही है, मतलब लुभा रही है एक हिसाब से। नोस्ट्रिल ऑफ जो हुआ वर टिकल बाय द बर्न ऑफरिंग of the virtuous simites, the smell of which cuisine is being referred in the above line from the essay The Luncheon। देखो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। अब लिटरेचर अगर तुमने इतना डीप में नहीं पढ़ा तो ये अगर तुम्हें नहीं भी आ रहे ऐसे क्वेश्चन तो तुम, मैं सच्ची में बोल रही हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अभी तक 4 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जिसमें तुम्हें डिफ़िकल्टी है, क्योंकि वो कोटेशन वाले 3 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के और चौथा ये है शॉर्ट स्टोरी का जो लिटरेचर से है। तुम्हें नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसका ऑप्शन तुम्हें बता देती हूँ जो थर्ड है एस्पेरेगस, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तुम्हारे पास अभी भी 60 में से, मतलब 4 नहीं भी कर पाए, अभी भी तुम्हारे पास 60 में से कितने रह गए हैं, फिर 56 रह गए हैं। तो 56 में से अगर तुम 40 या 35 भी स्कोर कर रहे हो ना तो अच्छा स्कोर है, पर इससे ज़्यादा ही करना। अब ये कह रहा है कि इनमें से प्लूरल फॉर्म किसकी सही है और किसकी गलत है। देखो ये जो दे रखी है आगे ये सिंगुलर है और ये दे रखी है ये प्लूरल है। तुम्हें बतानी है कि इसमें से रोंग कौन सी दे रखी है। रेडियस की रेडी है, न्यूक्लियस की न्यूक्ली है, मतलब इसमें यूएस हटा के क्या लगा दिया, आई लगा दिया। इसमें यूएस हटा के क्या लगा दिया है, आई लगा दिया है। इसमें यूएस हटा के क्या लगा दिया, आई लगा दिया है। तो तुम बस इतना याद रख लेना, जब भी यूएस आए प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, यूएस को हटा देते हैं और उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, आई। अब ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना ये हमारा गलत है। जीनियस का जीनी नहीं होता, जीनियस का फुल मतलब जब इसको प्लूरल करते हैं तो इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, ईएस, जीनियसेस, मतलब इसके पीछे भी यूएस है। अभी तुम्हें बताया था कि यूएस आ जाए तो क्या करना है, आपको यूएस हटा के आई लगाना है, पर ये जो रूल है इस पर लागू नहीं होगा। GENIUS इसको प्लूरल करना है तो इसके साथ ही हम ES ऐड कर देंगे, प्लूरल बन गया। तो इसमें क्या था कि गलत ऑप्शन चूज़ करना था। हमेशा याद रख लेना जब भी इनकोरेक्ट करना है ना तो सबसे पहले इनकोरेक्ट को ही क्या करो, अंडरलाइन कर दो, ताकि तुम्हें याद कर रहे कि तुम्हें गलत वाला ढूंढना है। जब ऐसा हो ना कि गलत वाला ढूंढना है तो हमेशा सही ढूंढो कि सही कौन सा है, क्योंकि गलत सिर्फ एक ही होगा, तो हमें गलत ढूंढना है, वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत है तो इस पर टिक कर दो। वह 111 रिंग मी अप इफ़ यू नीड, इसके अंदर डिटरमिनर फिल करना है हमें कि मुझे रिंग कर देना जब भी तुम्हें क्या हो, नीड हो किसकी, हेल्प की, ठीक है। तो इसका देखो लिटिल का मीनिंग होता है जब हमें हार्डली कोई चीज़ चाहिए होती है, ना के बराबर, तब हम लिटिल यूज़ करते हैं। तो हम किसी को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि अगर तुझे हेल्प नहीं चाहिए तो मुझे कॉल करना। हमेशा हम यही कहते हैं ना अगर किसी को कहना होता है तो कि हेल्प चाहिए तो कॉल करना। तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा। कह रहा है एटलीस्ट, अब यहाँ पे है एटलीस्ट है, वो डेटरमिनर नहीं है। तो ये क्या है, क्वांटिफाई नाउन है, ठीक है, जो इनफ हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। रिंग मी अप इफ़ यू नीड इनफ हेल्प, मुझे कॉल करना जब तुम्हें इनफ हेल्प चाहिए होती है, ऐसा नहीं होता। मुझे कॉल करना जब तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होती है। तो यहाँ कोई भी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, एक पहला ऑप्शन सही है। हमेशा ना ऑप्शन एलिमिनेट करना। मान लो ये 2 तुमने एलिमिनेट भी कर दिए तो तुम्हें ये नहीं आ रहे दोनों, पर तुम्हें इतना तो पता है कि एनी का मतलब होता है कोई। तो इसको तुम बना के बिठा के देख लो, ऐसे सेंस बना लो के पहुँच जाओगे ऑप्शन तक। हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ बामा, बामा के नाम पेन नेम से कौन लिखता था, मतलब जो लोग राइटर हैं। मान लो मेरा नाम श्वेता है और मैं बामा के नाम से लिख रही हूँ, तो अब ये पूछा जाएगा कि जो श्वेता है वो उसका पेन नेम क्या है, ठीक है। तो मतलब जो बामा है उसका ओरिजिनल नेम ये है, पर वो लिखता किससे था, उसका पेन नेम क्या था। देखो कमला दास का तो तुम्हें बताया है, माधवी कुट्टी मलयालम में है और इंग्लिश में इसको कमला दास बोलते हैं। तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन, दूसरा तो ऑप्शन कट हो गया। अब रह गए 3 ऑप्शन। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है ना, फोस्टीना मैरी फातिमा रानी, ये बामा के नाम से लिखती थी। अब मुझे लगता है ये 5वां क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा, तो नो प्रॉब्लम, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बताना है कि करेक्ट नंबर ऑफ मोनोपथोंग कितने होते हैं और डिप्थोंग्स कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है।
तो जो मोनोप्थंग होते हैं वो तो होते हैं 12 और जो डिप्थंग होते हैं वो होते हैं 8। याद रखना हमेशा, मतलब फ़ोनेटिक तुम्हें करनी पड़ेगी। ये शुरू में मैंने बोला था तुम्हें, ये दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अबे थिएटर। ये जो अबे थिएटर है ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन थर्ड W.B. यीट्स। देखो ये W.B. यीट्स 4 ऑप्शन में है, पर इसके साथ था कौन? लेडी ग्रीगेरी। तो इन लोगों ने लिखा था। और ये अबे थिएटर है कौन सा? जो नेशनल थिएटर है आयरलैंड का है ये। अबे थिएटर नेशनल थिएटर है आयरलैंड का। और ये किसने मतलब इसका फाउंड किया था, मतलब स्थापना किसने की थी? W.B. यीट्स ने की थी, लेडी ग्रीगोरी, इन दोनों ने मिलके की थी। अब है 115 क्वेश्चन। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूट ऑफ विच पोएम द अबो लाइन इज एन एक्सरप्ट ऑफ। अब देखो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है वो किस पोएम से ली गई है। तो यहाँ पे पहला है ना होक रोस्टिंग, उससे ली गई है। और ये लिखी किसने थी? टेड ह्यूज ने। TED टेड HUGHES। Which among the following sentence is written in the subjunctive mood? सब्जेक्टिव मोड में कौन सा जो ये है वो लिखा गया है? सबसे पहले सब्जेक्टिव मूड समझ लो होता क्या है। जो एक्सप्रेस करते हैं डिमांड, सजेशन, नेसेसिटी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसमें भी ये चीज़ है ना वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब है टेक ग्रेट केयर। इसका मतलब क्या हुआ है? इम्पेरेटिव है ये। इसने क्या दिया है? यहाँ पे कमांड दिया है। पर हमें क्या चाहिए? या तो वो एक्सप्रेस करे या डिमांड करे या सजेशन दे या नेसेसिटी दिखाए, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इट इज़ एसेंशियल दैट ही टेक ग्रेट केयर। यहाँ पे क्या है? ये ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान रखे। यहाँ पे क्या दिखाया गया है? सजेशन। तो सब्जेक्टिव मूड क्या है? बताता है, सजेशन बताता है, एक्सप्रेस करता है, डिमांड बताता है, नेसेसिटी बताता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो होती है जो रियल नहीं होती। आई एडवाइज़ यू टू टेक ग्रेट केयर, कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ? एडवाइस करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिकेटिव मूड है, यहाँ पे दिखा रहा है यू मस्ट टेक ग्रेट केयर, कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अपना ध्यान रखना चाहिए। ये मस्ट दिखाता है ओब्लिगेशन, कि ये तुम्हें ज़रूरत है करने की, पर हमें सब्जेक्टिव मूड दिखाना है जो क्या दिखाए? हमें एक्सप्रेस करे, डिमांड करे। ठीक है, जो हमें दिखाए डिमांड, सजेशन, नेसेसिटी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ये सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिख रही है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, सब्जेक्टिव मोड वाला। व्हाट डज द वर्ड थोरोफेयर मीन इन द चैप्टर मैडम राइड्स द बस? ये 9वीं क्लास का चैप्टर है, वहाँ से आया हुआ है। देखो 9वीं क्लास से भी एक क्वेश्चन आया है। ये है 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें यहाँ पे ये थोरोफेयर, इसका क्या मतलब है? तो अ बिजी पब्लिक रोड, इसका मतलब ये है। सबसे पहले तो ये 10th क्लास का है, और जिसमें एक वली लड़की है VALLI, जो कितनी एज है उसकी? 8 साल। कौन सी क्लास में है? 10वीं क्लास में है और 8 साल की है। ऐसे करके इसको याद रख लेना। जो क्या है, एक बस पे जाती है पैसे इकट्ठे करके, 60 पैसे इसने सेव किए हैं ताकि वो क्या कर सके? फेयर दे फेयर मतलब किराया दे सके। रास्ते में वापसी पे एक काऊ मर जाती है बस से, तो वो इस चीज़ के लिए सैड हो जाती है। तो जो ये बुक है 10वीं क्लास की, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर है ये जो चैप्टर है। ठीक है, और ये जो है थोरोफेयर, इसका मतलब है अ बिजी पब्लिक रोड। What is the message conveyed in the poem आंट जेनिफर्स टाइगर? जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है उसके अंदर क्या मैसेज दिया गया है? तो ये जो पोएम है ना, ये सबसे पहले 12th क्लास के अंदर आई हुई है। बुक का नाम है 12th क्लास की फ्लेमिंगो, FLAMINGO। ये क्या है सारा? पहला ऑप्शन है मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन मेल शोविनिस्ट सोसाइटी। जो वुमेन के साथ उस टाइम पे हो रही थी ना चीज़ें जो मेल सोसाइटी के अंदर, वो सब इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है,
तो ये सारा चैप्टर है इसके बेस पे। वो बस क्या करती रहती है, कढ़ाई करती रहती है और अपनी व्यथा बताती रहती है। फायर एंड आइस है जो रॉबर्ट फरोस ने लिखी है, ये 10th क्लास की बुक है। फर्स्ट फ्लाइट उसके अंदर आई हुई है। इसके अंदर ये कह रहा है जो फायर और आइस है वो किस चीज़ के सिंबल हैं। तो जो फायर है वो सिंबल है डिज़ायर का, और जो आइस है वो सिंबल है हेट्रेड का। अब देखो ये याद रखना, जो फायर है वो हमेशा बढ़ती है और डिज़ायर भी हमेशा बढ़ती रहती है। जो आइस है वो एक जगह जमी रहती है और हेट्रेड भी जमी रहती है। मतलब जो हमारे अंदर हेट है ना वो हमारे अंदर रहती है, मतलब बढ़ती तो है ही, मतलब हम उसको फैला नहीं सकते। मान लो अगर मैं तुम्हें भड़काऊँ, ऐसा थोड़ी है कि तुम भड़क जाओगे। मान लो 2 जने भड़क गए, पर ऐसा नहीं हुआ कि सारे ही भड़क जाओगे। पर तो ये आइस को ऐसे याद रख लेना कि ज़्यादा इसको हम भड़का नहीं सकते, पर जो डिज़ायर है, फायर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, भड़का सकते हैं। मतलब और ज़्यादा फायर को हवा देंगे तो वो बढ़ेगी, वैसे ही डिज़ायर हम जितनी पूरी करेंगे उतनी हमारी बढ़ेगी। तो बस इसको ऐसे भी याद रख लो, फायर डिज़ायर, जो बच गया वो आइस और हेट्रेड है। प्रश्न है अगला, टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी जॉनर डज द प्ले द प्रपोजल बाय एंटोन चेकोव बिलोंग। सबसे पहले ये याद कर लो, द प्रपोजल जो चैप्टर है वो एंटोन चेकोव ने लिखा है, और ये जो प्रपोजल चैप्टर है ये है कहाँ आया है, 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर आया हुआ है। अब इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या था, द MARRIAGE द मैरिज प्रपोजल, PROPOSAL। ठीक है, अगर ओरिजिनल टाइटल पूछ लिया जाए ना, ये जो तुम बस इतना याद रखो, जो 10th क्लास में चैप्टर है ना द प्रपोजल, उसका ओरिजिनल टाइटल है द मैरिज प्रपोजल। पर अगर पूछा जाए 10th क्लास में इसका क्या नाम है, तो द प्रपोजल है, और द प्रपोजल का ओरिजिनल नाम पूछा जाए तो वो बोल देना कि द मैरिज प्रपोजल है। और लिखा किसने है, एंटोन चेकोव ने। अब है इसका जोनर बताना है, लिटरेरी जोनर है क्या, रोमांस है, ट्रेजेडी है, फार्स है या ओपरा है। देखो रोमांटिक नहीं है ये, और ना ही ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी में दुख होता है, रोमांस में रोमांस होता है प्रॉपर, पर इसमें ये लोग फाइट ही करते रहते थे, और वो भी अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर। तो ये एक फार्स है, जिसमें इसको हिंदी में प्रॉपर ऐसे बोलते हैं, हास्यप्रद जो नाटक होते हैं जो थोड़े से रिडिकुलस होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो वो फार्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो प्रपोजल का जो लिटरेरी जोनर है वो फार्स है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंदर 121 से लेके 128 तक कॉम्प्रीहेंशन के हैं। पहले 8 पोएम के क्वेश्चन आ चुके हैं, अब 8 यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन के हैं। टोटल 16 क्वेश्चन है ये। तो हम 129वां क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जब भी वो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैच वाले, तो वो सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो 129वां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, ओड टू नाइटिंगेल पोएम दे रखी है, और ये लिखी किसने थी, जॉन कीट्स ने लिखी थी। इसका ये फेमस ओड है। ठीक है, ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का फेमस ओड है, इतना याद रख लो। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, जिसने ये पोएम पढ़ रखी है वो कर देगा, और जिसने नहीं पढ़ रखी वो नहीं कर पाएगा। तो अब इस मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए तो मैं यही कहूँगी, ये पूरे क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर 7वां क्वेश्चन है। अभी तक 129 तक हम पहुँच गए हैं, ये 7वां क्वेश्चन होगा शायद, जो तुम्हें नहीं आ रहा होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी पीछे नंबर हैं, 53 है, तो तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, मैच करना है। तो मैं इसमें तुम्हें बताती हूँ, ये हेमलॉक है ना, इसका क्या मतलब होता है, ये एक पॉइजनस प्लांट है। ठीक है, अगर तुमने कभी ये नाम सुना है हेमलॉक का, तो ये एक पॉइजनस प्लांट है। तो ये जहाँ पे भी ऑप्शंस है ना, तो वो इसका आंसर है। तो ये सिर्फ दूसरे में है, डी का तीसरा आंसर सिर्फ इसी में ही है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तुम ये आराम से बैठ के पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, तुम्हें नहीं। अब ये है हमारा फोनेटिक का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लो, ये तुम्हारे सीटेट में भी काम आएगा। अब ये मैच वाले हैं, इनमें से अगर तुम्हें 1 या 2 भी समझ में आ जाएंगे ना, तो तुम सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें पता है फोनेटिक का मतलब होता है आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, ये फोनेटिक का मतलब होता है। फोनोलॉजी का क्या मतलब होता है, साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। फ़ोन पे हम क्या करते हैं, साउंड आती है ना फ़ोन पे,
तो फोनोलॉजी किससे रिलेटेड है? साउंड सिस्टम से। इसमें भी फ़ोन है, ये स्पीच से रिलेटेड है, बोलने से। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है वर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। और सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। तो अगर आपको मान लो ये पता है डी ऑप्शन, सिंटैक्स किसको कहते हैं, तो सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। तो डी का 4 जिसमें है वो ऑप्शन है, तो ये है पहले ऑप्शन में और तीसरे में है, तो इसको काट दो। अब ये रह गए 2। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, आगे देखना है। मान लो तुम्हें इसका मतलब पता हो फोनोलॉजी का मतलब है साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। तो बी का ए जहाँ है वो है, तो ये पहले में ही है, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। फोनेटिक का मतलब होता है आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, जो यहाँ पे दूसरे से मैच होगा। फोनोलॉजी का मतलब होता है साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, जो पहले से मैच होगा। और सिंटैक्स का क्या मतलब था, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। और मोर्फोलॉजी का मतलब है वर्ड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये है इसका, और आंसर है पहला हमारा सही। अब करते हैं हम मॉडल का क्वेश्चन। ही डैश बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, कि वो थक गया होगा पूरा दिन क्या करके, काम करके। तो जब भी कैन आता है वो एबिलिटी दिखाता है। शुड हमें दिखाता है जब हम चाहिए का सेंस होता है या हम किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं तब। और नीड हमें जब ज़रूरत होती है तब। और मस्ट का मतलब होता है जब ये डायर नेसेसिटी होती है, ये हमें करना ही होता है तब। ये कह रहा है ही डैश बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। अगर हम ऑल डे काम करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मस्ट बी टायर्ड, पक्का ही टायर्ड हो जाएंगे। हम टायर्ड हो सकते हैं, ऐसी एबिलिटी का सेंस नहीं है, हम होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। शुड यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं दे रहा। अगर ऐसे होता ना यू शुड टेक रेस्ट, तब हम चले जाते इसके साथ जब एडवाइस दे रहा होता, या ऐसे कहना होता आई नीड रेस्ट, तब हम इसके साथ जाते। पर यहाँ पे अब ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो हम दूसरा ऑप्शन सही करेंगे, ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन विच द लैंग्वेज इज़ टोट नॉट बाय रूल्स बट बाय यूजेस इज़। कह रहा है वो वाला टीचिंग ग्रामर का मेथड इंग्लिश के अंदर जिसमें जो लैंग्वेज है सिखाई जाती है रूल्स के द्वारा नहीं बल्कि उसके यूज से सिखाई जाती है। तो जो इंसिडेंटल मेथड होता है ना, ये कहाँ लीड होता है हमारा एग्ज़ाम्पल टू रूल की तरफ। पहले एग्ज़ाम्पल होगा फिर रूल की तरफ होगा, तो वो इंसिडेंटल होगा। मतलब पहले इंसिडेंट दिखाएंगे फिर हमें रूल तक लेके जाएंगे। ठीक है, मान लो तुम्हें पहले इंसिडेंट दिखाया रोड क्रॉस करने का है कि एक्सीडेंट हो गया, फिर तुम्हें रूल बताया कि तुम्हें ऐसे रोड क्रॉस करना चाहिए। मतलब यहाँ पे रूल्स के द्वारा नहीं सिखाया जा रहा, कैसे सिखाया जा रहा है, यूज़ के द्वारा सिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो गया। रेमेडियल टीचिंग तो हम तब करते हैं जब हमें किसी को, मान लो कोई बच्चा है वो वीक रह गया, मान लो 2 बच्चे वीक रह गए और 30 बच्चे आगे चले गए, तो इनके लिए हम रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं ताकि ये इनके कम से कम बराबर तो आ ही जाए। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, पता है तुम्हें, पहले शुरू में आते थे 18-19 इन टाइप के पेपर्स में, अब ये फिर से रिपीट होने लगे हैं। तो अब इनको भी देख लो। ही लेफ्ट हर एवरीथिंग ही लेफ्ट हर एवरीथिंग ही पोजेस्ड, उसने सब छोड़ दिया जो उसके पास था। अब देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट तो है ही, तो सब ये जो एस है ना इसका मतलब सब्जेक्ट होता है, और जो वी का मतलब होता है वो क्या है, वर्ब। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ये जो दूसरा है वो भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए यहाँ पे एडवर्ब, ऐसे करके ये सब बनता है। तो ये क्या है, इस सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसके सबके अंदर है। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, और वी से वर्ब का मतलब, वी मतलब वर्ब, तो ये भी तीनों में ही है। अब ये कह रहा है इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही लेफ्ट हर एवरीथिंग ही पोजेस, तो यहाँ पे जो ही पोजेस है क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मतलब इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अंदर कोई एडवर्बियल ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। सी से कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब एंड 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है।
स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज़ नोन एज, जो स्टडी ऑफ मीनिंग है लैंग्वेज के अंदर उसको क्या कहते हैं हम, सिमेंटिक कहते हैं। ठीक है, सिमेंटिक मतलब कि क्या हो जाएगा, सिमेंटिक के अंदर क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो इसको बस ऐसे याद रखना, एम से मतलब मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग इन अ लैंग्वेज। और सिंटैक्स का क्या मतलब था, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर हम ढूंढते थे, वो सिंटैक्स था। और सिमेंटिक क्या है, एम से याद रख लेना, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, मुझे ऐसे हमेशा रहता था तो मैंने इसको एम से इंडिकेट कर लिया। एम का क्या मतलब हुआ है, मीनिंग, तो जो मीनिंग बताएगा वो मतलब मीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे वो सिमेंटिक है, और जो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे वो सिंटैक्स है। 2-3 बार पढ़ो, याद रहेगा। द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय, बाइलिंगुअल मेथड में होता है 2 भाषाओं के अंदर चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो बाइलिंगुअल है। तो ये शुरू किसने किया था, तो पहला ऑप्शन है CJ डॉडसन ने शुरू किया था इसको, बाइलिंगुअल मेथड को शुरू किसने किया, CJ डॉडसन। देखो इसके अंदर क्या है, सन है, जो हमारा सन होता है वही कुछ शुरू करता है, ऐसे करके इसको याद कर लेना। अब इसमें ना सिनोनिम्स बताने हैं इन सब के कि क्या है। तो ये पहला है ना, गर्विलियस, इसका मतलब होता है टोकेटिव, जो ज़्यादा बात करता है। गिब्रिश, गिब्रिश का मतलब होता है अनइंटेलिजिबल स्पीच और राइटिंग। ठीक है, तो आगे देखो, ग्रीगेरियस, इसका क्या मतलब होता है, जो सोशेबल होता है, इधर उधर घूमता है, अच्छा बंदा होता है। जाइजेंटिक, जाइजेंटिक का मतलब होता है इमेंस। मान लो तुम्हें इनमें से किसी का मतलब नहीं पता, पर ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। जाइंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल, तो यहाँ पे विशाल की सेंस एक ही में है, ग्रैंड की, तो इमेंस। तो डी का 3 जिसमें है वो करो। अब देखो डी का इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो मतलब 2 ऑप्शन कट गए। अब ज़्यादा चांसेस हैं आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हें ये पता हो ग्रीगेरियस किसको कहते हैं, ग्रीगेरियस होता है सोशेबल, तो सी का 2 जहाँ है वो हमारा आंसर है, तो पहले में है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये जो ग्रूवियस वर्ड है इसका मतलब होता है टोकेटिव, तो पहले से मैच हो जाएगा। गिब्रिश का मतलब क्या होता है, ये 4th ऑप्शन, अनइंटेलिजिबल स्पीच और राइटिंग। और ग्रीगेरियस होता है सोशेबल, और जाइजेंटिक होता है इमेंस, और है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग सही बतानी है कि क्या है, ये मैन्योर है, इसकी स्पेलिंग सही है MAN, ठीक है, OEUVRE, तो ये जहाँ है वो सही है, MANOEUVRE। अब ढूंढ लो जहाँ है वो आंसर सही है, तो दूसरे के अंदर है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताना है हमें, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है कि कौन सा सही है। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, आई सेड टू हिम। देखो सबसे पहले क्वेश्चन वाला है, तो आई सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क में, तो यहाँ पे आस्क सभी में है, आई आस्क्ड हिम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। ठीक है, तो इफ़ कहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन कट गया। अब रह गए 3 ऑप्शन। ठीक है, अब कह रहा है, इसने क्या कर दिया 4th ऑप्शन में, सीधा ही किसको उड़ा दिया, जो सब्जेक्ट है उसको ख़त्म कर दिया। हमें यहाँ सब्जेक्ट तो चाहिए ही ना, अब हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, हमें इसको क्या बनाना है, एक नॉर्मल सेंटेंस में क्रिएट करना है, पॉजिटिव में, मतलब ये इंटरोगेटिव से एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, जब तक हमारा सब्जेक्ट ऐड ही नहीं होगा, हम ऐसे किसी को भी ख़त्म नहीं कर सकते जब तक हमें मिले ना। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, तो इसमें नहीं दे रखा, तो ये 2 ऑप्शन गए, अब 2 रह गए। अब इन दोनों में से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सही हो जाए। अब इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है शी और ही का। ठीक है, अब ये कह रहा है डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, कि क्या तुम्हें पता है कि वो घर कब जाएगी। अब यू सेकंड पर्सन है, तो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये लड़का है, तो यू को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ना कि शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ही अंतर था, ये बस ध्यान से तुम दोबारा सुन लेना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कोई रहा है तो।
अब है कंजक्शन फिल करना है। माई न्यू हाउस इज़ंट डैश फिनिश्ड। अब इसके अंदर है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कम्प्लीटली, एंटायरली या होली, मतलब पूरी तरह से। जस्ट का मतलब होता है अभी। और ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक ग्रुप में, ठीक है। और ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। अब यह कह रहा है माई न्यू हाउस इज़ंट फिनिश्ड, कि जो मेरा हाउस है वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे कंजक्शन फिल करना है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे सही फिल होगा, ठीक है। तो माई न्यू हाउस इज़ंट ऑल टुगेदर फिनिश्ड, ये एक एडवर्ब भी है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फिल करना है कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे, अपने चिल्ड्रन का वेट कर रहे थे जब तक कि वो घर पे वापस ना जाए। तो वो कैसे वेट कर रहे थे, ऑन टेंडर हुक्स। इसका मतलब होता है एंशियस होके वेट कर रहे थे, घबरा रहे थे कि बच्चे कब वापस आएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। तो थोड़ी बहुत ईडियम भी देख के जाना तुम लोग। ये है सेंटेंस पैटर्न बताना है कि ये है क्या, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। पहले के दोनों पेपर में मैंने तुम्हें समझाया हुआ है कि ये सब क्या होता है। इट वॉज टू लॉन्ग अ टॉक टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर्स। तुम्हें बस ये देखना है कि इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं और कितनी वर्ब्स हैं। मतलब ऑब्जेक्ट तुम नहीं भी देखो, पर ये देखो कितनी वर्ब्स हैं या और कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, ठीक है, जो मेन है वो। तो इसका मतलब ये कौन सा है, एक सिंपल, क्या है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना, उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। मतलब जो कंपाउंड होगा, ये तीसरा ऑप्शन, जहाँ पे भी कंपाउंड होगा वो इंडिपेंडेंट दो क्लोज होंगे उसके अंदर। इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और इधर सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक का तो सब्जेक्ट वर्ब होता है, दूसरे का नहीं होता, दूसरा इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हो गए दो तो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, ठीक है, और एक होगा डिपेंडेंट क्लोज। तो वो कौन सा बन जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इसको लिख लो अच्छे से ताकि तुम बार बार इसको रिवाइज कर लो। अब करेक्ट सेट ऑफ क्या भरना है हमें, इसके अंदर वर्ब्स फिल, ये आर्टिकल फिल करना है। देयर इज़ लंच टुडे इन ऑनर ऑफ न्यू डायरेक्टर। अब देखो, जब भी ये लंच और ये सब वर्ड आते हैं ना, तो इसको अगर हम जर्नल सेंस में यूज़ कर रहे हैं ना, तब तो हम क्या करेंगे, इसके साथ दा लगाएंगे। मतलब अगर मैंने ऐसे बोला कि आई लाइक्ड द डिनर यू कुक्ड, तो मैंने यहाँ पे दा लगा दिया क्योंकि मैंने डिनर को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे वो डिनर पसंद आया जो तुमने बनाया था। पर अगर इसको जर्नल सेंस में यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके साथ नो आर्टिकल आएगा, ठीक है, जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल सिर्फ इन दो ऑप्शन में है। कह रहा है देयर इज़ लंच टुडे इन द ऑनर ऑफ द न्यू डायरेक्टर। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो 143 है, इसके अंदर भी अब क्या दे दिया है इसने, कोटेशन दे दी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो कीट्स की पोएम है ना 12th क्लास की, उसके अंदर ये आया हुआ है। तो ये कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग डैश टू माइंड अस टू द अर्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आ फ्लारी बैंड। अब ये 8वां ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आया हुआ, तो अभी भी तुम्हारे पास 52 क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस मैं यही बोलूँगी तुम्हें। करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है। द सोल्जर्स केप्ट द टेररिस्ट डैश बे। जो सोल्जर्स हैं उन्होंने टेररिस्ट को कहाँ पे रखा था, तो ये जो है इसका हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, एट बे, ठीक है। एट बे एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी डिस्टेंस पे रखना। इनटू हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ मूवमेंट में जा रही है, कि आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, ठीक है। और आउट होता है जब कोई चीज़ किसी स्पेस से बाहर है, और इन होता है किसी के अंदर होती है। तो ये कह रहा है जो सोल्जर्स हैं उन्होंने टेररिस्ट को कहाँ पे रखा था, एट बे, मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे रखा था।
और वो कब रखते हैं हम, जब कहाँ हो ये थोड़ा सा डिस्टेंस के अंदर हो, तब ऐसी सिचुएशन में हम इसको यूज़ करेंगे एट बे ईडियम को। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 3 PS ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये 3 जो टीचिंग के 3 P हैं वो क्या है, सबसे पहले है प्रेजेंटेशन, तीनों इसके अंदर है, एक नहीं है, वो क्या है प्रेजेंटेशन के अंदर होता है कोई भी न्यू चीज़ या नई लैंग्वेज या कोई नई चीज़ को क्या करना, प्रेजेंट करना। फिर है प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना, ये करना। और फिर उसका क्या करना, प्रोडक्शन करना, उसको रियल वर्ल्ड में लेके जाना, उससे कुछ नई चीज़ बनाना, नया ज्ञान पैदा करना। तो प्रोनंसिएशन इसके अंदर नहीं होगा। 3 PS में क्या है, प्रेजेंटेशन, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम और फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन नहीं है क्योंकि नोट ही पूछा था इसने। आगे है शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ये लेब्रम टोप है और ये कहाँ आया है, 12th क्लास की ये पोइम है। अगर तुमने नहीं की तो कर लो, मैंने करवाई हुई है। इसमें इसने क्या पूछ रखा है कि फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर कौन सा है, तो इसके अंदर है मेटोनमी दे रखा है, मतलब इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है, वो है 3rd ऑप्शन। ये है पैसिव बनाना है, ही वॉन्ट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, तो इसका पैसिव बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ही वॉन्ट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। जब भी इन्फिनिटिव वाले आते हैं ना तो उनको टू बी 3rd फॉर्म करके बनाया जाता है। तो बस तुम इतना याद रखना, इजीली तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। ओनली अ कावर्ड वुड से सो, कन्वर्ट द अबव सेंटेंस इनटू नेगेटिव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को नेगेटिव में बदलना है। ओनली अ कावर्ड वुड से सो, ये कह रहा है कि एक कावर्ड इंसान ही ऐसी बात बोल सकता है। जब भी ओनली से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आंसर के अंदर नन बट जरूर आएगा। तो नन बट जहाँ है वो ऑप्शन है हमारा, नन बट अ कावर्ड वुड से सो। इसका मतलब भी सेम हुआ कि ऐसी बात कोई नहीं कह सकता, सिर्फ कावर्ड ही कह सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है। ओनली से जब भी सेंटेंस शुरू हो रहा है और नोट वाला बनाना है तो उसमें नन बट जरूर होगा, ये बात याद रखना। ये है शेक्सपियर का जो प्ले है फियर नो मोर इज़ एक्सट्रैक्टेड। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सिम्बेलिन से। सिम्बेलिन जो इसकी पोएम है सिम्बेलिन, उससे लिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो कौन सी पोएम ली गई है, फियर नो मोर। अभी लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का। ये कह रहा है नोट वाला बताना है कि लूसी पोएम के अंदर कौन सी जो पोएम है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर तुमने पढ़ा हो तो ये जो सोलिटरी रीपर है ये एक सेपरेट पोएम है, जो ये बाकी हैं ये लूसी पोएम है। लूसी पोएम में टोटल 5 पोएम्स थी, जो 3 यहाँ पे दे रखी हैं, एक सोलिटरी रीपर है वो नहीं है। तो इसने पूछा ही नोट वाला है कि वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स में कौन सी नहीं है, तो सोलिटरी रीपर, तो ये नहीं है। आज के ये क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अब हम अगले में अगला पेपर करेंगे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।